Hello students, this is Kritika Sethi. Welcome you all on FEK Education. So let's start our topic. I will cover here two principles, principle of discipline and principle of unity of command. I have already covered two principles before. You can watch them in the description box. सो हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो आज हम थर्ड एंड फोर्थ प्रिंसिपल उसका कवर करेंगे. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है. देखिए फ्योल ने क्या कहा है डिसिप्लिन को. डिसिप्लिन का उनका कहने का मतलब है ओबीडियंस. ओबीडियंस मीन्स जब हम अपने सुपीरियर की बात मानते हैं, जो उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे हम फॉलो करते हैं, दिस इज़ डिसिप्लिन. और इन्होंने कहा है रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी. इसका मतलब ये है कि जितनी पावर आपको दी गई है उसका आप मिसयूज़ नहीं करेंगे, उसको आप अच्छे से यूज़ करेंगे, उसको गलत तरीके से आप अपनी पावर को यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल्स. दैट मीन्स जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करेंगे, उनको ब्रेक नहीं करेंगे. तो ये फ्योल कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी and observance of established rules. So discipline can be established by, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो. गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स. ऑल लेवल्स मीन्स देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये मैंने आपको पढ़ाया था. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. तो हर लेवल पे आपका जो सुपरविजन है वो अच्छा होना चाहिए. मीन्स सुपरवाइज़र जो है, जो सारा काम मॉनिटर करता है, चेक करता है कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. मिडिल लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लोअर लेवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो ये हर लेवल पे होना चाहिए. सुपरविजन हर लेवल पे अच्छा होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ क्लियरली एक्सप्लेनिंग द रूल्स. देखिए फ्योल ने बोला है कि रूल्स को फॉलो करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, ब्रेक नहीं करना. लेकिन आपके रूल्स भी क्या होने चाहिए, क्लियरली एक्सप्लेन्ड होने चाहिए. मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी को तो रूल्स समझ ही नहीं आ रहे ऑर्गेनाइजेशन के. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. मीन्स rules should be clear to everyone. नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. ये बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में. मीन्स जो पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको आप रिवॉर्ड दो, और जो पर्सन आपके टारगेट को अचीव नहीं कर रहा उसको आप पनिशमेंट दो, अगर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं. रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन में एट द एंड ऑफ द मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ निकाला जाता है. मीन्स जो एम्प्लॉय सबसे बेस्ट काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है. सो दिस कैन बी गिवन टू एम्प्लॉयज़. रिवॉर्ड फॉर दोज हु आर डूइंग देयर वर्क इन बेस्ट वे, एंड पनिशमेंट फॉर दोज जो थोड़ी सी केयरलेसनेस कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देनी चाहिए. नेक्स्ट इज मैनेजर कैन बी गुड एग्जाम्पल फॉर सबॉर्डिनेट्स बाय डिसिप्लिनिंग हिमसेल्फ. आपको पता है कि जब आप लीडर को फॉलो करते हैं तो लीडर जैसे करता है आप वैसे करते हैं. अगर मैनेजर खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है तो क्या उसके सबॉर्डिनेट डिसिप्लिन में होंगे, नहीं होंगे. सो मैनेजर खुद भी एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए. जब वो खुद डिसिप्लिन में रहेगा, खुद वो टाइम से ऑफिस आएगा, सब कुछ वो टाइमली कर रहा है, तो उसके सबॉर्डिनेट्स भी उसको देख के इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे कि हमें भी इसकी तरह बनना चाहिए. ठीक है. अगर मैनेजर या बॉस ही खुद लेट आ रहा है ऑफिस में तो उसके सबॉर्डिनेट्स कभी भी टाइम से नहीं आएंगे. वो कहेंगे हमारा बॉस तो लेट ही आता है तो हम भी लेट आ जाते हैं. सो मैनेजर खुद भी एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए. वो खुद डिसिप्लिन में रहेगा तो उसके सबॉर्डिनेट्स भी डिसिप्लिन में रहेंगे. सो ये सारे पॉइंट्स आपको डिसिप्लिन में कवर करने हैं. अब देखते हैं कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. देखिए यहाँ मैंने 2 इफ़ेक्ट्स लिखे हैं, पॉजिटिव एंड वायलेटिंग. पॉजिटिव मीन्स कि अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हो तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या आएगा. फर्स्ट इज़ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बेटर रेपुटेशन. आपने देखा होगा कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है उसकी रेपुटेशन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है. मतलब उसकी इमेज अलग ही होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा डिसिप्लिन होता है. नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर एम्प्लॉयज़ अपना टाइम पूरे काम पे करेंगे, काम पूरे टाइम पे करेंगे और पूरे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, पूरे रूल्स को फॉलो करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी अपने आप अच्छी हो जाएगी. मतलब वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएंगे. सो यही होती है एफिशिएंसी, कि आपके रिसोर्सेज कम लग रहे हैं लेकिन आप आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं.
तो अगर वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ वायलेटिंग इफ़ेक्ट्स. वायलेटिंग मीन्स इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं. डिक्लाइन इन रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी अच्छी नहीं होती है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है. नेक्स्ट इज़ हाइट ऑफ डिसऑर्डर. देखिए अगर कोई अपने सुपीरियर की बात नहीं मान रहा, अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा या फिर वो ओबीडियंट नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो जाएगी. मीन्स कुछ भी चीज़ ऑर्डर में नहीं होगी, जिसका जो मन कर रहा है वो काम कर रहा है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. डिसिप्लिन का मतलब अच्छे से सब कुछ मेंटेन करना, ठीक है, हर रूल्स को फॉलो करना. तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो यहाँ पर ऑर्डर होगा, और अगर वॉलेटिंग इफ़ेक्ट देखें तो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको बहुत अच्छे से समझना. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, अगर हम एक जनरल मीनिंग में बात करें, ये यूनिटी ऑफ कमांड ये बताता है कि एक सुपीरियर होना चाहिए सारे सबॉर्डिनेट्स के ऊपर. मीन्स सुपीरियर्स दो नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए. बॉस एक ही होना चाहिए, ठीक है. सो एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय है या सबॉर्डिनेट है, उसको ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, वो एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए, दो सुपीरियर से नहीं मिलनी चाहिए. एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू दैट सुपीरियर ओनली. दैट मीन्स वो पर्सन जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर को ही आंसरेबल होना चाहिए. मतलब उसे पता है कि ये जो है वो मेरा बॉस है, इस सबॉर्डिनेट को पता है, तो इसको इंस्ट्रक्शन भी इसी से मिलेगी और ये आंसरेबल भी किसका होगा, एक होगा. तो ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा, इसको पता है कि और किसी को जा कर के मेरे को आंसर नहीं करना, अपना काम पूरा करके मुझे किसको बताना है, ए को बताना है, अपने बॉस को बताना है. तो यहाँ पर एक ही बॉस होना चाहिए. नेक्स्ट इज इफ़ देयर आर मेनी सुपीरियर्स. अब बात करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा सुपीरियर हो गए तो क्या प्रॉब्लम है. If there are many superiors giving orders to same employee, he will not be able to decide as to which order is to be given priority. Means अगर यहाँ पर दो बॉस हो जाते हैं ए एंड बी, और ये एक सबॉर्डिनेट को दोनों ऑर्डर्स दे रहे हैं, ए भी दे रहा है और बी भी दे रहा है, एस ने आंसर इसको भी करना है और इसको भी करना है, तो एस को ये सोचना पड़ेगा, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं पहले ए का काम करूँ या बी का काम करूँ. मीन्स उसके माइंड में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपको क्लैरिटी लानी है सबॉर्डिनेट के अंदर, तो आपके लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए, दो सुपीरियर्स नहीं होने चाहिए. आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. अब यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच. देखिए यहाँ पर आपको राइट अप्रोच क्या दी है कि यहाँ पर एक ही सुपीरियर है. आपको ये रेड सर्कल में सुपीरियर दिया है और ग्रीन सर्कल में सबॉर्डिनेट. यहाँ पर एक ही सुपीरियर है और इसके नीचे तीन सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं, राइट. और यहाँ पर दो सुपीरियर्स हैं, इनके नीचे भी तीन सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं. लेकिन ये पर्सन इन तीनों को ऑर्डर दे रहा है और ये पर्सन इन तीनों को ऑर्डर दे रहा है, और ये आंसरेबल भी किसको है, इन दोनों को है, ठीक है. इन दोनों को इनको आंसर करना है. तो ये एक रॉन्ग अप्रोच हो गई. क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये तीनों ये ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम पहले ए का काम करें या बी का काम करें, तो फिर इनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. सो बेटर इज़ कि आप एक ही सुपीरियर रखें, ना कि दो सुपीरियर्स रखें, ठीक है. तो यहाँ पर क्लियर होगा सब कुछ, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर का रिलेशन क्लियर होगा, क्लियर अप्रोच होगी कि उन्हें पता होगा कि हमें आंसर जा कर के किसको करना है और किसकी बात माननी है. ऑब्वियसली वो अपने एक बॉस की ही बात मान पाएंगे. तो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ कमांड. इसका दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है. अगर दो सुपीरियर होंगे तो इन दोनों के बीच में आपस में ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्लैशेस भी हो सकते हैं. ये कहेगा पहले मेरा काम होना चाहिए और ये कहेगा पहले मेरा काम होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग दी सुपीरियर्स. दो सुपीरियर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज, झगड़े भी हो सकते हैं,
ड्यू टू ईगो प्रॉब्लम। सो आप ये वाला डायग्राम जो है वो अपने एग्ज़ाम शीट में बना सकते हैं, दैट विल बी बेटर। सो देखिए, इस प्रिंसिपल के भी कुछ पॉजिटिव एंड वॉलेटिंग इफेक्ट हैं। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? देयर इज़ नो कंफ्यूज सिचुएशन फॉर सबॉर्डिनेट्स। देखिए, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी सबॉर्डिनेट्स के अंदर। सबॉर्डिनेट्स क्लियर रहेंगे कि हमें किससे इंस्ट्रक्शन मिलनी है एंड किसे हमें आंसर करना है। सो देयर विल बी अ क्लियर स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड आंसरेबिलिटी। इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर रहेंगे और आंसरेबिलिटी भी क्लियर रहेगी कि किसको आपको आंसर करना है। सो कंफ्यूज सिचुएशन अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट इज इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसको हमें रिस्पॉन्सिबल करना है, किसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये भी क्लियर रहेगा। ठीक है, तो बॉस को भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मुझे किसको इस काम को देना है, किसको ये रिस्पॉन्सिबल करना है। सो इसमें क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना आसान हो जाएगा। मीन्स सबॉर्डिनेट्स के लिए भी आसान हो जाएगा और सुपीरियर्स के लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये भी कह सकते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट आप ये भी लिख सकते हो कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। जब सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं तो एफिशिएंसी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है ना। सो इसमें आप थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। तो ये तीन आपके पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएंगे इफ़ यू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब बात करते हैं वॉलेटिंग इफेक्ट की। इट क्रिएट्स कंफ्यूज सिचुएशन फॉर सबॉर्डिनेट। अभी हमने देखा जो हमारी रॉन्ग अप्रोच थी, आपने देखा था ना ये रॉन्ग अप्रोच, तो इसके अंदर क्या था, कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो रॉन्ग अप्रोच का मतलब ही ये है कि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू ईगो ऑफ सुपीरियर्स। अगर सुपीरियर्स दो होंगे तो उनकी ईगो प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। हर कोई यही चाहेगा कि मेरा काम जो है वो पहले हो जाए, तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। एंड यू नो वेल कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट गुड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। झगड़े कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उससे हमारा प्रोडक्शन रुकता ही है और काम जो है वो हमारा ख़राब ही हो जाता है। तो ये हमारे हो गए वॉलेटिंग इफ़ेक्ट्स। तो ये हमारे दो प्रिंसिपल थे जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। So thank you for watching students. If you like this video, hit the like button and subscribe our channel and stay tuned with us for upcoming videos. Thank you.